गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंशु कुमार गुप्ता आपको अपने चैनल एग्जाम क्रांति में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज स्टैटिस्टिक्स जीके एंड करंट अफेयर का सेट नंबर 9 करेंगे। तो बिना किसी बकवास क्री के हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1 बोल रहा है स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। आपको बताना है कि स्वराज पार्टी का गठन कौन से आंदोलन के असफलता के बाद स्टार्ट हुआ। आपके पास ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है आपको कि किस आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ। बताना है आपको। इसके लिए आपको हिंट दे रहे हैं कि स्वराज पार्टी का निर्माण 1923 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? 1923 एडी को हुआ था। तो आपके पास 10 सेकेंड का समय है। कमेंट करके बताइए कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का निर्माण असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ। देख लेते हैं कुछ फैक्ट से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। याद रखिए, असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। कब हुआ? मार्च 1923 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ? तो CR दास जी और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था स्वराज पार्टी का गठन। CR दास जी इसके अध्यक्ष हुए, प्रथम अध्यक्ष हुए, तथा मोतीलाल नेहरू इनके प्रथम महासभापति हुए। आशा है आपको ये समझ में आ रही होगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो कब हुआ? 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। CR दास इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे और मोतीलाल नेहरू इनके प्रथम महासचिव हुए थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद किसका निर्माण हुआ? स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ 1923 ईस्वी को। बढ़ते अपने सेशन का सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लाला लाजपत राय घायल हुए थे। आपको बताना है लाला लाजपत राय कौन से आंदोलन के समय गिरफ्तार हुए थे। आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में हुए थे, या ऑप्शन बी बताना है रॉल एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में हुए थे, या सी भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में हुए थे घायल, या डी साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में हुए थे। आपको बताना है कि लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे। उसके बाद इन घायल के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसी में तो आपको बताना है लाला लाजपत राय की कब घायल हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब के विरोध कर रहे थे तब लाठीचार्ज हुआ था, उस समय घायल हुए थे, या रॉल एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में हुए थे, या सी भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में हुए थे, या डी साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में हुए थे। आपके पास 10 सेकेंड है। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, ऑप्शन भी है। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड के अंदर कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में वो क्या हुए थे? घायल हो गए थे। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। फैक्ट्स क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिसे शॉर्ट फॉर्म में INC भी कहा जाता है, दिसंबर 1927 के मद्रास में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया था। कब लिया था? तो दिसंबर 1927 ईस्वी में मद्रास में हुए अधिवेशन में। कहाँ? तो मद्रास के हुए अधिवेशन में। और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंची। कब पहुंची? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन कहां पहुंची? बंबई पहुंची। और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। कहां गया? उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया और कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। अर्थात जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को हुई तो देशव्यापी हड़ताल दिया गया, और जहां जहां भी साइमन कमीशन गया वहां हड़ताल रखी गई और नारा लगाया गया साइमन गो बैक, अर्थात साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए के साथ जुलूस निकाले गए। तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय
जब लाहौर में साइमन कमीशन पहुंचा तो इसका विरोध करते समय लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरता की पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हो गए थे? मृत्यु हो गई, गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके बाद क्या हो गया? उनका मृत्यु हो गया। और उन्होंने मरने से पूर्व उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर किए गए, याद रखिए, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में ये लाइन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। आशा है आपको इसमें क्वेश्चन में समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन कब स्टार्ट हुआ था? अर्थात आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने पहली बार आमरण अनशन कब स्टार्ट किया था, अर्थात प्रारंभ किया था। अभी ऑप्शन है आपके पास, कम्युनियल अवार्ड के समय, या बी दिल्ली के दंगों के समय, या सी जालियाबाग दुर्घटना के समय, या डी कलकत्ता के दंगों के समय। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने पहली बार आमरण अनशन किस घटना में की थी। 4 घटनाओं का वर्णन किया गया है, 4 घटनाओं का ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर कि कमेंट करके कि किस घटना में पहला आमरण अनशन स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी ने। पहला ऑप्शन है आपका कम्युनियल अवार्ड के समय, बी दिल्ली के दंगों के समय, या सी जालियाबाग के दुर्घटना के समय, या डी दंगों के समय, कलकत्ता के दंगों के समय। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम्युनियल अवार्ड के समय महात्मा गांधी ने आमरण अनशन स्टार्ट किया था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। फैक्ट्स क्या कहता है? गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में, कहा? तो 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल में, कहा किया गया था? तो यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनियल अवार्ड के विरोध में प्रारंभ किया था। किसके विरोध में किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रतिपादित सांप्रदायिक निर्णय, या इसे इंग्लिश में कम्युनियल अवार्ड भी कहा जाता है, के विरोध में आरंभ किया। कब किया था? तो 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल में, और 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच एक मध्य समझौता हुआ, जिसे कहा जाता है पूना समझौता। क्या कहा जाता है? तो पूना समझौता। और इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति, इस समझौते को ब्रिटिश सरकार ने सम्मति प्रदान की जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन तोड़ा। अर्थात कुल 20 सितंबर 1932 को उन्होंने स्टार्ट किया, और यरवदा जेल में पूना समझौता के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने इस पर अपनी सम्मति जारी कर दी, तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को उन्होंने, गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन किस घटना में स्टार्ट किया था? तो बता सकते हैं ऑप्शन ए, कम्युनियल अवार्ड के समय किया था, सांप्रदायिक पंचायत या अवार्ड के समय किया था, या निर्णय के समय किया था। आशा है आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? अर्थात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपको बताना है कि भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संपादक है, संस्थापक है, ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, धर्म का उपदेश कहाँ दिया था? आपके पास ऑप्शन है, बिहार में बोध गया, बी बिहार में नालंदा, या सी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना कि क्या इन्होंने अपना धर्म उपदेश बिहार के बोध गया में दिया, या बिहार में नालंदा में दिए, या उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, या इन जो वर्णित जगह हैं उनमें से कहीं भी नहीं दिया। तो आपके पास 10 सेकेंड है, कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
उत्तर प्रदेश के सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में दिया, सारनाथ में दिया। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स कहता है 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष को की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष जब उनका एज 35 इयर्स था, उन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बिहार के बोध गया में, कहा? बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के रात्रि को गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्थात जिसे बोधि वृक्ष भी बोलते हैं पीपल के पेड़ को, वहां पर। तो कब हुआ था? उनका एज जब 35 इयर्स था और 6 वर्ष की घोर साधना की थी। उसके बाद बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, उस दिन कौन सा समय था? तो वैशाख पूर्णिमा था और रात्रि के दिन गौतम भगवान बुद्ध को, जिसे गौतम भी कहते हैं, को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले ऋषि पतन अर्थात वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के जो निकट स्थित है आए तथा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। कितने सन्यासी को? 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। कहाँ दिया? तो ऋषि पतन, उस समय ऋषि पतन नाम था, अभी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट स्थित है, वहां अपना पहला उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश के घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते। क्या? कौन सी घटना कहते हैं? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, कहा जाता है। आशा है आपको समझ में आ रही होंगी। हो गए आज के क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के सेशन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन से नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे? अर्थात जब भारत आजाद हुआ था अगस्त 1947 ईस्वी में, तो स्वतंत्रता दिवस के देश के विभिन्न हिस्सों में क्या समारोह हुआ था। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन से महापुरुष वो थे जो कहीं भी कोई भी प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी राजेंद्र प्रसाद। कौन होगा इसका आंसर? सही उत्तर बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। 10 सेकंड है आपके पास। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी बंगाल के नवाखाली में सांप्रदायिक दंगों को शांत करवा रहे थे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नवाखाली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को वो शांत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो शांत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल अर्थात इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट के माना जाता है? भारत का कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट के रूप में संज्ञा दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी हिमालय या डी पश्चिमी हिमालय। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। भारत का इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस घाट को कहा जाता है या किस क्षेत्र को कहा जाता है? पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट या सी पूर्वी हिमालय या पश्चिमी हिमालय। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का पश्चिमी घाट। क्या होगा? भारत का पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। यह भारत का दक्षिणी हिस्सा है और यह भारत का पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो इस घाट को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। जो केरल के तट को क्या कहा, कहीं बताए थे, केरल को तट क्या कहता है? मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। फैक्ट्स कहता है भारतीय संविधान के वन्य जीवन एक्ट, भारतीय संविधान के वन्य जीवन एक्ट 1972 के अनुसार भारत के पश्चिमी घाट को देश का इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट माना गया है। किसे कहा गया है?
तो भारतीय संविधान के वन्य जीव जीवन एक्ट 1972 के अनुसार के द्वारा भारत के पश्चिमी घाट को देश का इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट माना गया है। अपने आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर का क्या कह रहा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? आपको बताना है। जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 1 गुजरात से, 2 छत्तीसगढ़ से, या 3 उत्तर प्रदेश से, या 4 झारखंड से, या एक से अधिक भी हो सकता है इसका ऑप्शन। आपको बताना है ऑप्शन ए में कहना है क्या 1 2 3 गुजरती 4 गुजरती है, या बी 1 2 3 4 होकर गुजरती है, या सी 1 2 3 ही होती है, या 1 3 4। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। कुल 8 भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। जल्दी बताना है आपको कि कौन कौन राज्यों से जो ऑप्शन में दिया गया कौन किस किस राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात से होकर गुजरती है, सही। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ये भी सही। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। और 4 है झारखंड से गुजरती है, हाँ सही। तो हम क्या बोलते हैं? 1 2 4 जिसका ऑप्शन हो वो सही हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही है। 1 2 और 4 कर्क रेखा से गुजरती है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। फैक्ट्स क्या कहता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। किससे गुजर होती है? भारत के मध्य से गुजरती है। इसे कह सकते हैं कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। यह कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो उत्तर पूर्व का मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्व भारत का पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य भारत का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिमी भारत का राजस्थान और गुजरात जैसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और लास्ट में अंतिम पीएम नरेंद्र मोदी का गृह स्थान गुजरात से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप समूह से अंडमान द्वीप को अलग करने वाली चैनल का क्या नाम है? अर्थात आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें निकोबार द्वीप और अंडमान द्वीप को अलग करने वाली चैनल का क्या नाम है? ऑप्शन ए है 9 डिग्री चैनल, या ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल, या सी 11 डिग्री चैनल, या डी 12 डिग्री चैनल। किस चैनल द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। आपके पास कुल 10 सेकेंड है। क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है। जल्दी जल्दी हमको बताइए किसका आंसर सही आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या कहता है? 10 डिग्री चैनल एक चैनल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। कौन सा डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है एक दूसरे से। और द्वीपों के दोनों सेट मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारतीय यूटी बनता है, इंडियन यूनियन टेरिटोरी बनता है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनता है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? अकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए, या बी परमाणु शक्ति के लिए, या सी हीरे की खान के लिए, या डी पेट्रोल भंडार के लिए। आपको बताना है अकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। ए बहुउद्देशीय परियोजना के लिए, या बी परमाणु केंद्र शक्ति के लिए, या
डी सॉरी माफ कीजिएगा सी हीरे की खान के लिए या डी पेट्रोल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी जल्दी इसका कमेंट करके बताइए कि अलकेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में स्थित है, याद रखिए गुजरात में स्थित है। अब आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा कि किसके लिए प्रसिद्ध है। ये हीरे की खान के लिए नहीं प्रसिद्ध है बंधु। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन डी पेट्रोल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। तेल क्षेत्र 1958 में अकलेश्वर में लगभग 80 किलोमीटर बड़ोदरा के दक्षिण में और खंबात के लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है कि गुजरात में स्थित है। याद रखिए सिर्फ तेल क्षेत्र कहाँ 1958 से निकाला जा रहा है। गुजरात क्षेत्र में अकलेश्वर जो पेट्रोल के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीपीसी में अक्सर ये टकराता है। क्वेश्चन बोल रहा है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है माधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। तो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या माधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन से राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। जल्दी जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? माधवगढ़ तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका फैक्ट्स क्या कर रहा है? फैक्ट्स बोल रहा है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। कौन से जिले में? तो उमरिया जिले में स्थित है। और वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 1968 ईस्वी में। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, अर्थात माधवगढ़ है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में, कब? 1968 ईस्वी में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। और इसमें यहाँ बाघ की संख्या क्या है? अधिक है। एवं यहाँ पर सफेद बाघ और तेंदुआ भी पाए जाते हैं। और यहाँ क्या बात पाए जाते हैं? सफेद बाघ और तेंदुआ भी पाए जाते हैं। तो याद रखिए माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। कब इसे नेशनल पार्क की दर्जा दिया गया? तो 1968 ईस्वी में। और यह सफेद बाघ के लिए फेमस है और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का जो निर्वाचन आयुक्त होता है, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी अवधि, उसकी कार्यकाल कितनी अवधि तक रहती है। आपको बताना है भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका अवधि अर्थात उसका कार्यकाल अवधि कितने दिनों तक, कितने सालों तक, कितने महीनों तक चलता है। आपके पास ऑप्शन है, क्या उसकी अवधि 6 वर्ष तक होती है या 5 वर्ष या उसकी आयु जब तक 65 वर्ष तक रहे, उनमें से दोनों में से कोई एक, या सी चाहे उनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो गया हो या 65 वर्ष पूरा हो गया, दोनों में से जो पहले पूरा होता है उतना तक रहता है, या बी डी 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक वो रह सकता है, जो भी पहले पूरा हो। तो आपको बताना है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि या कार्यकाल सही इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 ईयर अर्थात 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले पूरा अर्थात उसका कार्यकाल 6 वर्ष तक हो या उसकी आयु 65 वर्ष पूरा हो जाए, दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा उतना उसकी कार्यकाल रहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 वर्ष का हो, 50 वर्ष का है तो उसका इसमें कौन सा होगा, ये तो इसको पूरा करने में 15 वर्ष लगता है तो ये तो होना ही नहीं है, तब इसकी आयु 56 ईयर्स होगी, तब ये रिटायर होंगे। मान लीजिए कोई आयु व्यक्ति 63 वर्ष के उम्र में मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं तो कितने वर्ष तक बन सकते हैं,
तो 2 वर्ष तक, क्योंकि उनका आयु पहले 65 ईयर्स पूरा हो जा रहा है, इसलिए 6 वर्ष का कार्यकाल वो नहीं कर पाएंगे, केवल 2 वर्ष का कार्यकाल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका आयु दूसरा 65 वर्ष पूरा हो जा रहा है। आशा आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 12 क्वेश्चन या इसे फैक्ट देख लेते हैं। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसे 6 वर्ष या 65 आयु तक जो भी पहले हो पद पर रह सकता है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का 12 क्वेश्चन नंबर। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? आपको बताना है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी नरेंद्र मोदी, सी मोरारजी देसाई या डी आई के गुजराल। इन 4 ऑप्शन में से बताना है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया गया था। योजना आयोग का शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में किया था, और अंत किसके कार्यकाल में किया गया? तो अंत किया गया ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किया गया। इसके बदले नीति NITI, जो भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं, नीति आयोग का गठन किया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या कहता है? नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है। क्या है? एकदम नया संस्था है, जिसकी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में किया गया। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। किसने स्टार्ट किया? तो भारत सरकार के मोदी कैबिनेट ने स्टार्ट किया। इसके बदले कौन सा आयोग आया? इसके बदले नीति आयोग आया, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या नाम है पूरा इसका? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आशा है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करके बताएं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त भारत की पहली राज्यपाल बनी थी? मुक्त भारत का मतलब स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल बनी थी। मुक्त भारत का मतलब यहाँ है स्वतंत्र भारत। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन मुक्त भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। याद रखिए, पहली महिला राज्यपाल मुख्यमंत्री को सुचेता कृपलानी थी, वो उत्तर प्रदेश की थी। ये भी जो बनी है राज्यपाल, वो की भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य राज्यपाल है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से पहली महिला मुख्य राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए 10 सेकंड के अंदर कि भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन है। वो उत्तर प्रदेश की बनी थी। सुचेता कृपलानी भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ये पहली सीएम है। कौन से राज्य की बनी थी? तो यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, पीएम बनी थी, और अभी तक लास्टिंग है, अब एकमात्र ही है। और विजय लक्ष्मी पंडित भारत का राजदूत बनने में यूएनओ में महिला राजदूत बनने वाली पहली महिला है विजय लक्ष्मी पंडित। आपको ऑप्शन में से बताना है कौन, तो इसका कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है, जो कहाँ की गवर्नर बनी थी, कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो राज्यपाल बनी थी यूपी की। याद रखिए, यूपी की राज्यपाल बनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस संबंधी कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी। आजादी के बाद वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। किसकी बनी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी, और 1949 में अपने कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया, और पहली महिला राज्यपाल बनी वो।
उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी, या पूरे भारत में महिला राज्यपाल बनने वाली सिर्फ अभी सरोजिनी नायडू ही पहली थी, जो अपने कार्यकाल में 1949 में इनकी निर्धन हो गया था, मृत्यु हो गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिक्किम एक नया राज्य है, सिक्किम एक नया राज्य बना। कौन से संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सिक्किम एक नया राज्य बना? आपके पास ऑप्शन है ए 30वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 34वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 35वें संविधान संशोधन द्वारा, या डी 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का एक 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? तो 22वां राज्य बना। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? बताना है आपको। याद रखिए इसमें 35-36 में इसमें दो ही में कंफ्यूजन होगा, 30 और 34 तो होना नहीं है इसका आंसर। आपको बताना है केवल सी या डी में से कौन सा उत्तर सही है। 35वें संविधान संशोधन द्वारा या 36वें संविधान, दोनों ही सिक्किम राज्य से संबंधित है। बताना है आपको सही सही उत्तर कि 35वें या 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर सही होगा ऑप्शन डी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां एवं नया राज्य बना। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। सिक्किम को भारत के, सिक्किम यहां माफ कीजिएगा दो बार 36 लिखा गया है। सिक्किम को भारत के संविधान की पहली अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में 36वें संविधान संशोधन द्वारा एक पूर्ण राज्य अर्थात 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य के रूप में शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। और 35वां संशोधन क्या था? तो बोल रहा है संघ के साथ सिक्किम के नियमों और शर्तों को प्रदान करने के लिए, संघ के साथ भारत के यूनियन में सिक्किम के नियमों और शर्तों को प्रदान करने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन से नियम? सिक्किम के नियमों और शर्तों को प्रदान करने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया और 36वें द्वारा इसे भारतीय संविधान में अपना लिया गया भारत के एक नए राज्य के रूप में। इस राज्य की संख्या कितनी भी राज्य थी? तो 22वीं राज्य थी। आशा है आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं, सारी बात समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में 27% का आरक्षण मिला गया? 27% का आरक्षण ओबीसी को कौन से संविधान संशोधन द्वारा मिला गया? आपके पास ऑप्शन है ए 92वां संशोधन, या 93वां संशोधन, या 94वां, या 95। इन चार ऑप्शनों में से बताना है कौन से संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% आरक्षण दिया गया। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा जल्दी बताइए कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 15 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 93वां अर्थात 93वें संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। 93वें संवैधानिक संशोधन 2005 तक ओबीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में 27% का आरक्षण दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में एक खंड 5 जोड़ा गया। कौन सा खंड जोड़ा गया? 15A के 5 जोड़ा गया। 93वां संवैधानिक संशोधन 2005 के द्वारा 15 आर्टिकल नंबर 15 में 5 खंड जोड़ा गया था। एक 5 खंड जोड़ा गया। यह खंड राज्य को समाज के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। समझ में आया? आशा आप लोग को समझ में आ रही होंगी क्वेश्चन, और आंसर भी, डिस्कशन भी अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक के चीन में सबसे पहले अपना पहली शाखा खोली? आपको बताना है चीन देश में भारत के कौन सा बैंक सबसे पहला
शाखा खोला गया? किस बैंक का सबसे पहला शाखा खोला गया? आपके पास ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी यूको बैंक। इन चार बैंकों में से बताना है चीन में सबसे पहले कौन से बैंक का खोला गया शाखा। तो इसका उत्तर जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 सेकेंड का समय आपके पास, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चीन के संघाई में खोला गया पहला शाखा। तो फैक्ट्स का क्या करा है, भारत का पहला बैंक था जिसने वर्ष 2006 में संघाई चीन में अपना प्रथम शाखा खोला। कौन था? तो एसबीआई। कहाँ खोला? तो संघाई, चीन के संघाई में। कब खोला? तो 2006 में। आशा है आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17वां कह रहा है माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नर्मदा भी कहते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की थी? योजना आयोग की जगह भी कौन सा है? नीति आयोग। कौन सा है? तो नीति आयोग है। तो आपको बताना उस समय पंचवर्षीय योजना चालू लगता था, तो कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है? ऑप्शन है चौथी, पांचवी, छठी या आठवीं। इन ऑप्शनों में से बताना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना द्वारा इनका गठन किया गया, स्थापना किया गया। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे NABARD नर्मदा के नाम से स्थापना किया गया। बढ़ते हैं कुछ इसके फैक्ट्स के संबंधित कुछ फैक्ट्स में। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चली थी के में शिवरमन समिति के अनुशंसा पर। कब? किसके अनुशंसा पर? तो शिवरमन कमेटी की। शिवरमन याद रखिए, ऑप्शन आंसर हो शिवरमन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। कौन से योजना के तहत? तो छठी योजना के तहत। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसका कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक था। कब किया गया इसका? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया। और क्या इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आप पता ही है, मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन क्या करता है? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आपको बताना है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसके पहले गवर्नर का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है जेम्स ब्रेड टेलर, सी सर ऑप्शन स्मिथ, सी लक्ष्मीकांत झा या डी सी डी देशमुख। इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो जल्दी जल्दी उत्तर कमेंट कीजिए। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी जल्दी उत्तर कमेंट कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा इन चार ऑप्शनों में से? जेम्स ब्रेड टेलर, सर ऑप्शन स्मिथ या लक्ष्मीकांत झा या सी डी देशमुख। इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा 18वां का बी, सर ऑप्शन स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर रहे हैं। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले ब्रिटिश बैंकर ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन? ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। जबकि सी डी देशमुख भारतीय
CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर है। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो CD देशमुख। और पहला गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ओसबॉर्न स्मिथ थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास, जिनका पद 12 दिसंबर 2018 को कार्यभार संभाला था। कब संभाला था? 12 दिसंबर 2018 को संभाला। रघुराजन के बदले इनको शक्तिकांत दास जी को संभाला था RBI के गवर्नर पद को। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर का क्या कह रहा है? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्थात खेलों से संबंधित अर्जुन पुरस्कार कब मिलना स्टार्ट हुआ? बता 1989 को या फिर 1899 को या 1961 को या 1997 को। इन चार ऑप्शनों में से बताना है अर्जुन पुरस्कार जो खेलों से संबंधित है कब से दिया जाने लगा है। आपके पास ऑप्शन है 1989 या 1899 या 1961 या 1957 में। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 1961। कौन सा ऑप्शन होगा? तो 1961 इसका सही उत्तर होगा। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार हुआ ऑप्शन सी 1961 में स्टार्ट हुआ। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या कहता है? अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कौन देता है? तो भारत सरकार देता है। किसको देता है? तो खिलाड़ियों को देता है। अपने अपने क्षेत्र में जो खिलाड़ी अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, तब देता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में किया गया था। पुरस्कार के स्वरूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन का कांस्य प्रतिमा जाता है, कांस्य की मूर्ति दी जाती है। अर्जुन एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और अर्जुन का एक कांस्य मूर्ति दिया जाता है और 15 लाख रुपए दिया जाता है। वर्तमान में बिहार की विश्व स्तरीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह को, किसको? श्रेयसी सिंह को 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला। तो कब स्टार्ट हुआ? तो 1961 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है 15 लाख रुपया, एक 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और अर्जुन का कांस्य मूर्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को या 14 दिसंबर को या 24 नवंबर को या 24 दिसंबर को। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस का संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसे शॉर्ट फॉर्म BEE द्वारा प्रति वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण डे अर्थात नेशनल एनर्जी कन्वर्शन डे का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है? तो 14 दिसंबर को किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का इससे करंट स्टार्ट होगा। अब करंट का सेशन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है भारतीय पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया जो देश की विविध संस्कृति, व्यंजनों और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने वाला एक आभासी राष्ट्रीय उत्सव है। आपको बताना है भारत पर्व 2021 का उद्घाटन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने किया। अर्थात भारत के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद या बी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला या प्रहलाद सिंह पटेल। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है
कि भारत पर्व 2021 किसने स्टार्ट किया? आपके पास 10 सेकेंड है, कमेंट करके बताइए इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओम बिरला जी ने भारत वर्ष 2021 का उद्घाटन किया, जो भारतीय विविधता को प्रदर्शित करता है, भारतीय विविध संस्कृति, व्यंजनों और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करता है। चलते हैं आज के सेशन की ओर, आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी को मालूम होना चाहिए इसका सही उत्तर क्या होगा, अखबारों के हेडलाइन बना हुआ था ये अखबार। गणतंत्र दिवस परेड अर्थात रिपब्लिक डे परेड जो राजपथ के, दिल्ली के राजपथ में होता है, 2021 में पहली बार किस देश ने की 122 सदस्यीय त्रिय सेवा टुकड़ी ने भाग लिया? अर्थात किस देश की सेना भारतीय रिपब्लिक डे के दिन 122 सदस्यीय परेड राजपथ पथ पर शामिल हुआ, परेड में शामिल हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी भूटान। इन 4 देशों में से कौन सा ऐसा देश है जो भारतीय रिपब्लिक डे 2021 में राजपथ में अपने सैन्य टुकड़ी के साथ परेड किया? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान? सही सही उत्तर दीजिए, इसका क्या होगा? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश गणतंत्र दिवस 2021 को राजपथ में पहली बार परेड किया। कौन सा देश था, उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF भी कहते हैं, के द्वारा नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021-22 में किस प्रतिशत से बढ़ेगी? आपको बताना है। IMF ने सभी देशों का एक अनुमान आर्थिक ग्रोथ दिखाया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 21-22 में भारतीय के कितने प्रतिशत ग्रोथ करने की अनुमान लगाया है? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 8.5% या 9.8% या 10.6% या 11.5%। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि IMF ने कितना बताया था। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 11.5%, जो IMF ने बताया कि भारत ग्रोथ करेगा एक वित्तीय वर्ष 21-22 में 11.5% की दर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। किस अंतरिक्ष संगठन ने सफलतापूर्वक एक ही मिशन में 143 सैटेलाइट अर्थात 143 उपग्रह को लॉन्च करने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था? किस संगठन ने, किस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने सफलतापूर्व 143 सैटेलाइट का एक साथ लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है भारतीय इसरो या रोस्कोसमोस या स्पेस एक्स या CNSA। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऐसा स्पेस एजेंसी है जिसने एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया। जल्दी जल्दी बताइए इसका, अभी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। ऐसी एक प्राइवेट एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, जिन्होंने 143 उप सैटेलाइट को एक साथ ही लॉन्च करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। बढ़ते हैं आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख HSBC ने किस राज्य में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैटिंग इकाई IBU स्थापित किया है? किस राज्य में किया है बताना है आपको, जल्दी जल्दी। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। महाराष्ट्र, गोवा, केरल या गुजरात, इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य जहां अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई स्थापित किया गया है? जल्दी से बताइए, शाखा स्टार्ट किया गया है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, गुजरात। आशा है आपका आज का सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो
कृपया इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन 10वां सेशन के साथ, 10वां सेट के साथ। तो पढ़ते रहिए और एनटीपीसी का एग्जाम अच्छे से दीजिए। थैंक यू सो मच।